दर्शकों, इतिहास केवल बीती हुई घटनाओं की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि उनसे हमें सीखने का मौका भी मिलता है। 16 जून भारतीय इतिहास में एक ऐसी तारीख जिसने दो बड़ी प्राकृतिक आपदाओं को देखा। जी हाँ, एक और वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा जिसने उत्तराखंड में भारी तबाही मचाई, और दूसरी ओर 1819 का कच्छ का भूकंप जिसने उस क्षेत्र के भूगोल को ही बदल दिया। वक्त बदला, दौर बदले, लेकिन दोनों घटनाओं से आज भी हमें एक ही संदेश मिलता है: प्रकृति का सम्मान और आपदाओं के लिए तैयारी। बिल्कुल, और इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं खास मेहमान। 2013 में मेट्रोलॉजिकल सेंटर इन देहरादून के तत्कालीन डायरेक्टर आनंद कुमार शर्मा जी, जो बाद में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद से रिटायर हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार टीम दूरदर्शन को इस अवसर के लिए धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि केदारनाथ आपदा और 1819 के कच्छ भूकंप की अगर हम बात करें तो भारत के डिजास्टर हिस्ट्री में आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये दोनों घटनाएं देखें तो प्राकृतिक है। जी। एक जियोलॉजिकल फिनोमेना है, जियोलॉजिकल इवेंट था जो 1819 का जो भूकंप आया था। जी। और प्री मॉडर्न एरा था, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी उस समय। और जहाँ बात करें 2013 के उत्तराखंड डिजास्टर के लिए, तो वो एक एटमॉस्फेरिक फिनोमेना था जो वायुमंडल में बदलाव आते हैं उसके चलते। और वो एक ऐसा दौर था कि मॉडर्न टाइम्स हैं, टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध थी। और मगर दोनों में जो थी इतनी बड़ी आपदा थी और इतनी एनर्जीज थी उन सिस्टम्स में, अर्थक्वेक में इतनी एनर्जी रिलीज हुई कि उसने पूरा वहाँ का कच्छ का लैंडस्केप ही बदल दिया। जी। और एक तरफ तो कहते हैं बिल्कुल नेचुरल डैम बन गया था जिसका कि नाम रखा गया, कहते हैं अल्लाह का बांध। अच्छा। क्योंकि इतनी सारी डेब्रीज आ गई कि नदी जो है पूरी ब्लॉक हो गई, एक नेचुरल डैम बन गया, एक लेक बन गई। और कहीं जगह सब्सिडेंस हो गया, लाइन मतलब गड्ढा हो गया, नीचे धंस गई और कहीं ऊपर उठ गया। और पूरा लैंडस्केप बदल गया, लेक बन गई, नदी का रुख बदल गया, फ्लडिंग आई, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम्स इन्फ्लुएंस हो गए। वहीं केदारनाथ की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा हुई और उसके चलते लैंडस्लाइड हुआ, फ्लडिंग हुई, और उसमें भी, और दोनों में बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं लोगों की जान गई और बहुत नुकसान भी हुआ। मगर हाँ, एक डिफरेंस है कि उत्तराखंड का जो डिज़ास्टर था उसमें ये खासियत थी कि ये नेचुरल तो रेन तो नेचुरल हुई, मगर जो डैमेज का कारण था मुख्य एंथ्रोपोजेनिक था, यानी कि ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस। जिस तरह से कि हम लोग नदी नालों में घुस के मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग बायलॉज को नहीं फॉलो कर रहे हैं, और कमर्शलाइजेशन होता जा रहा है। मतलब कि जहाँ 100 लोग होने वहाँ मतलब 1 लाख लोग पहुँच रहे हैं, कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड कर रहे हैं। और जो बिल्डिंग्स बनाने उनको मतलब कि बिल्डिंग के बायलॉज को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो ये डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो उसके चलते जो ह्यूमन इन्फ्लुएंस है उसके चलते ये आपदा जो है और विकराल इसने रूप धारण कर लिया। और 5000 से ज़्यादा जो सरकार का मानना है कि इतनी जाने गई, मगर उससे भी कहीं कहीं हज़ारों जाने गई हैं। तो ये हमें एक तरह का ये सिखाता है कि किस तरह से हमें प्रकृति के साथ मिलके रहना है, किस तरह की हमारी एनवायरमेंटल पॉलिसी हो, किस तरह का हमारा डेवलपमेंट का मॉडल हो, विकास ऐसा हो जो हमें विनाश से बचाए, ऐसा ना हो खुद विनाश बन जाए। और लोग अक्सर ये देखा जा रहा है कि नदी में जो फ्लड प्लेन होता है उसमें अंदर घुस के मकान बना रहे हैं, रेस्टोरेंट बना रहे हैं, रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, तो उससे नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। और नदी जो है वो उसकी मेमोरी है, वो अपने रुख जो है बदल भी सकती है, वापस लौट के आई और अपनी ज़मीन को ले लेगी। तो उस समय जब ऐसा होता है तो नुकसान भारी होता है, और यही वहाँ देखने को मिला। तो और उससे हमें कहीं सीख भी मिली है कि हमें जो है प्रकृति का रेस्पेक्ट करना है, और नेचर के साथ चलना है। और जो भी हम मतलब कि कोई एक्टिविटीज़ करें, ध्यान रखें नदी के जो फ्लड प्लेन है उससे दूर रहें। और बिल्डिंग का डिज़ाइन जो है, अब देखिए जो ब्रिटिशर्स ने जितने भी बिल्डिंग्स बनाई 100 साल से ज़्यादा हो गई, सभी पहाड़ों में, मगर कहीं डैमेज नहीं है। तो हमारी बनाई हुई बिल्डिंग्स, ब्रिजेस वगैरह को क्यों नुकसान पहुंचा, ये सोचना पड़ेगा हमें। तो हमें किस तरह का रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जिसकी अब सोच हो रही है। तो अब एक बड़ा बदलाव आया इन दोनों जो इंसिडेंट हुए उसके बाद कि हमें क्या सीख मिल रही है वहाँ से। तो हम अपना बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसा रखें। और रिस्क एक और बड़ा अच्छा हो रहा है कि रिस्क बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब कहते हैं फ्लड प्लेन में घुस के मकान बना रहे हैं,
या ऐसी जगह बना रहे हैं जहाँ लैंडस्लाइड ज़्यादा हो रहे हैं पहाड़ों में, या फिर ऐसी जगह कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जहाँ अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। अर्थक्वेक, बिल्कुल ठीक कहा। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसा हो। और दूसरा एक और हमें बड़ा अच्छा सिखाया कि अभी तक हम सोचते थे कि जो बड़े अर्थक्वेक होते हैं, भूकंप होते हैं, इससे पहले सोचा गया था कि सिर्फ हिमालय में होते हैं और जहाँ दो प्लेट्स मिलती हैं वहाँ होते हैं। मगर ये जो था इंट्रा प्लेट था, यानी प्लेट में बीच में हुआ। तो ये एक बड़ी नई चीज़ उभर के आई कि हमें ये सीख देता है कि इंट्रा प्लेट में भी बड़े बड़े भूकंप आ सकते हैं, और ऐसी जगह यदि आते हैं और आगे भी आएंगे तो हमारे किस तरह की हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह का बिल्डिंग डिज़ाइन होना चाहिए हमारा। मगर शायद हमने कई चीज़ें नहीं, उसके बावजूद नहीं सीख रहे हैं। जैसे भुज में फिर एक अर्थक्वेक आया था और बिल्डिंग्स वहाँ कैसी थी, बिल्डिंग ऑन स्टिल्ट्स, जिसे कहते हैं बिल्डिंग्स ऑन चॉपस्टिक्स। आपने देखा पिलर्स पे खड़ी हुई हैं, तो वो वाली बिल्डिंग ही सारी गिरी थी। तो हमें वो चॉपस्टिक्स पे बिल्डिंग नहीं बनानी है। और दूसरा एक नया चल रहा है आजकल सिस्टम कि ऊपर स्विमिंग पूल बनाना है, टॉप पे, टॉप हैविंग नहीं बनाना है। तो चॉपस्टिक्स पे नई बिल्डिंग बनानी है, टॉप हैवी नहीं बनाना है, नदी के पास नहीं बनानी है, लिक्विफैक्शन हो जाएगा। जब पानी आएगा तो आपको ऐसा होगा कि आपकी फाउंडेशन खत्म हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो हमारा रिस्क जो है, रिस्क बढ़ता जा रहा है, तो उसको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, एनवायरमेंटल पॉलिसी को पूरा बदलना है, बिल्डिंग डिज़ाइन को बदलना है। तो सर यहीं पर आपसे ये जानना चाहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि डिज़ास्टर के समय में जो गोल्डन आवर्स होते हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, और जो रेस्क्यू एजेंसीज होती हैं उनका रोल कितना इम्पॉर्टेंट होता है? देखिए, गोल्डन आवर का मतलब है पहले 60 मिनट्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपदा आ चुकी है और लोग फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करना है, और कई जो है इंजर्ड हैं उनको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। बिल्कुल। और साथ साथ डैमेज का असेसमेंट करना है कि सड़क टूटी है, रास्ता अवरुद्ध है, या कोई नेचुरल डैम तो नहीं बन गया नदी पे, उससे और नुकसान होगा आगे, और कहीं फायर का इंसिडेंट तो नहीं हो सकता है। तो ये सारी असेसमेंट करना, और पानी की लाइन टूट गई है तो पानी को प्रोवाइड करना। कम्युनिकेशन, अक्सर क्या होता है जब भी कोई डिज़ास्टर आता है, खासकर पहाड़ों में जब डिज़ास्टर आता है, तो उस समय जब बारिश ज़्यादा होगी तो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाता है। तो हमें ये सुनिश्चित पहले से ही करना है, आपदा से पहले, कि ऑल वेदर कम्युनिकेशन सिस्टम, कोई भी आपदा है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम फेल नहीं होना चाहिए, जिसमें कि आपका कहते हैं कम्युनिटी रेडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज ऐसे भी रेडियो हैं जिसमें आप टोन अलर्ट, हैंड वाइंडिंग, बैटरी की ज़रूरत नहीं है, बिजली की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो चलते हैं। तो उनको सुदृढ़ करना है, कम्युनिकेशन बना रहे, और साथ साथ इंसिडेंट कमांड सिस्टम, जो हमारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट, क्योंकि उस समय कोऑर्डिनेशन है, डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, उनमें आपस में वो एक, जैसे कहते हैं, एक वेवलेंथ पे बात करें, तो उनके आपस में कोऑर्डिनेशन ठीक रहे, कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए SOPs बना दिए हैं उन्होंने, तो जिससे कि कोऑर्डिनेशन अच्छा हो रहा है, कम्युनिकेशन बेटर हो रहा है, और ये अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो हम रेस्क्यू भी कर पाएंगे, सारी चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे। और वो 60 मिनट में ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, हम उसमें ज़्यादातर जान को बचा सकते हैं। जी। तो सर, अगर भारत की बात करें हम, तो वर्तमान समय में डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है वो पहले की तुलना में और अधिक मजबूत और कोऑर्डिनेटेड हुआ है? डेफिनेटली हुआ है, डेफिनेटली हुआ। पहले जब था कि कोई ऐसी एजेंसी नहीं थी जो इनको डिफरेंट एजेंसीज को मतलब कि एक साथ मतलब कि डायरेक्शन दे पाए। तो अक्सर हो रहा था कि भी आर्मी आ रही है तो वो अलग चल रही है, डिस्ट्रिक्ट DM के लोग अलग चल रहे हैं। तो अब क्या है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बन चुकी है, और नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे मौसम विभाग ने अपना वार्निंग इशू करी, चेतावनी इशू करी, अर्ली वार्निंग, तो वो चीफ सेक्रेटरी के पास चली गई है, वो NDMA के पास चली गई है। अब NDMA कोऑर्डिनेट करेगा कि भाई उन स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपको असेसमेंट किया है, कितनी फोर्स चाहिए आपको, क्या इक्विपमेंट चाहिए, लोग फंसे हुए हैं कहीं चट्टानों के नीचे, बिल्डिंग गिर गई है, तो उस तरह के इक्विपमेंट है आज इन लोगों के पास, तो वहाँ जाना, उनको कटिंग करना, स्निफर डॉग्स हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। और यदि कोई ब्रिज टूट गया है तो फटाफट जाके बनाना। तो आज ये NDMA के चलते जो है आपका कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर हो पा रहा है, और बेहतर होने से जो है काफ़ी जो जानें फंसी होती हैं उसको हम बचा पा रहे हैं। और पूरा हमारा फोकस है कि बेटर अर्ली वार्निंग, बेटर कोऑर्डिनेशन से हम ज़ीरो मोर्टेलिटी पे लेके आए, जो कि साइक्लोन में हम लोगों ने करके दिखाया भी है मौसम विभाग ने। तो वही सब हमने बाकी आपदाओं में भी करके दिखाना है, और डेफिनेटली डिफरेंट एजेंसीज जो है मिल के काम कर रही हैं। और जैसे इंसिडेंट कमांड सिस्टम की मैंने बात की, तो ये सब बहुत प्रभावी है, बेहतर हो गया है। और पहले क्या होता था, रेस्क्यू रिलीफ की बात होती थी जी, अब बात हो रही है मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस की। और यदि आपकी अर्ली वार्निंग आपको मान लीजिए पहले पहुंच गई है, तो और आपको वार्निंग दे दी है, तो हम ये कहते हैं 4 वार्न इज 4 आर्म्ड,
मतलब आपके 4 हाथ हो गए हैं, अब आप 2 की जगह, तो आप बेहतर कार्य कर सकते हैं और बचा सकते हैं। और उसके साथ साथ ये है कि भाई लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि यदि मौसम विभाग कोई चेतावनी देता है तो प्लीज स्टार्ट फैक्टरिंग दैट वेदर इंफॉर्मेशन इनटू योर डे टू डे प्लानिंग एंड बी वेदर वाइज एंड क्लाइमेट स्मार्ट। तो यदि आप ये सब करते हैं, पहले से आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप किसी भी आपदा से निपट सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, ऐसे में आम नागरिक अपने परिवार और कम्युनिटी को डिजास्टर रेडी रखने के लिए कौन कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स अपना सकता है, और इसके साथ ही अगर कोई आपदा आ जाए तो आम नागरिक इसके लिए क्या करे? ये देखिए, पहली बात तो यह है कि अब आज की डेट में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं, NIDM है, नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट है, NDMA है, और अलग अदर एजेंसीज, वो तरह तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, ट्रेनिंग्स करवाते हैं लोगों को, ड्रिल्स कैसे करनी है, यदि कोई भूकंप आ जाए तो आपको एकदम अलार्म बचेगा, आपको क्या करना है उस समय, तो उस तरह की ड्रिल करा रहे हैं। फिर लोगों को उसके साथ साथ अपने आसपास के जिसे कहते हैं नेबरहुड मैपिंग, यदि आपने नेबरहुड मैपिंग की है तो उसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पानी की लाइन कहाँ से जा रही है, बिजली की तारें कहाँ से जा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो तारे खंभे गिरे उसी से नुकसान हो जाए, आपको ये रिस्टोर करना है तो कैसे करना है। तो लोगों को यदि, और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो लोकल है वहाँ पर, उनको हमें उनकी भागीदारी को बढ़ाना है, उनको एम्पावर करना है, और वही हमें बताएंगे जो NDMA की फोर्सेस जाएंगी, NDRF की फोर्सेस जाएंगी, SDRF की, भाई यहाँ पे पानी की रिस्टोर करना है, यहाँ से बिजली जा रही थी, यहाँ पे ये सब है, यहाँ पे शेल्टर है, ये बिल्डिंग स्ट्रांग है, यहाँ लोगों को ले जा सकते हैं। तो ये लोगों को एक तो सिखा दिया गया है, बता दिया गया है। उसके साथ साथ जब आपदा आ गई अब, तो आपको एक तो आपके पास तैयारी होनी चाहिए। आपकी एक तैयारी है कि यदि आप बिल्डिंग में हैं, अर्थक्वेक आता है तो आपको कहाँ जाना है। कोई आपका दरवाज़ा है, वो जो फ्रेम होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है, तो आप वहाँ खड़े हो जाइए, या कोई स्ट्रांग फर्नीचर है उसके नीचे चले जाइए। यदि समय है निकलने का तो निकल जाइए बाहर, ये चीज़ हो गई। अच्छा, कोई बिजली का स्विच वगैरह उसको ऑफ कर दीजिए, सारी गैस वगैरह को ऑफ कर दीजिए, और आपके पास एक रेडी बैग होना चाहिए जिसके अंदर टॉर्च, दवाइयाँ, पानी और कुछ खाना होना चाहिए। यदि आप 2 दिन भी आप तो हमें फंसे रह गए, तो आपके पास ये ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपके पास उपलब्ध होंगी, और जब तक रेस्क्यू करना नहीं आता आप वहीं सेफ जगह पे जब बने रहिए, और रेस्क्यू टीम्स आएंगी फिर आपको निकाल लेंगी। तो ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक हम की जा रहे हैं, मगर और इसमें बहुत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे अब जापान में देखिए, सबको मालूम है स्कूल के बच्चों को, आम जनता को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। हमारे यहाँ भी वो लगता है थोड़ी कमी है। कई बार लोग तो ये देखते हैं अर्थक्वेक आ रहा है तो वो उनको समझ ही नहीं आ रहा वो कि क्या करना है, वो फ्रीज हो जाते हैं टाइप के। तो उनको रेगुलरली ड्रिल्स करानी है, ये साल में एक बार नहीं होना चाहिए, रेगुलर तरह पे आम जनता को, स्कूल में हर किसी को, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, सबको बताना चाहिए कि क्या हमें करना है, ड्रिल्स कैसी होंगी। तो हमारी वही बात है, यदि ड्रिल्स हमको पता है क्या करना है, कहाँ जाना है, फ्लड आ गया है तो आपको ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाना है, तो ये सब चीज़ें पता होंगी तो हम डेफिनेटली जो है अपने जो है डैमेजेस, जान को भी बचा सकते हैं, उससे आपदा, किसी आपदा से बच सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ आज यहाँ पे बताई हमें। तो हमारे साथ यहाँ जानकारी साझा करे थे 2013 में मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के तत्कालीन डायरेक्टर आनंद कुमार शर्मा जी, जो कि बाद में भारत मौसम विज्ञान विभाग से एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद से रिटायर हुए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।